राजस्थान लोक सेवा आयोग कॉलेज लेक्चरर भर्ती परीक्षा 2014 विषय हिंदी के अंतर्गत प्रथम प्रश्न पत्र जो हुआ था उसके अंतर्गत 150 हिंदी साहित्य के प्रश्न और भाषा से संबंधित पूछे गए। चलिए प्रारंभ करते हैं। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम क्या है? तो सही उत्तर है अवहट्ट। क्रम जान लेते हैं। संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश इस तरह क्रम होते हुए अवहट्ट तक आता है। अगला प्रश्न है, सिंधी भाषा का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ है? तो सही उत्तर है ये ब्राचड़ अपभ्रंश से हुआ है। जिस प्रश्न की आवश्यकता होगी उसी की व्याख्या की जाएगी, बाकी आप जानते ही होंगे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने साहित्यिक अपभ्रंश को किस नाम से पुकारा है? तो सही उत्तर है उन्होंने पुरानी हिंदी कहा है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अपभ्रंश की नहीं है? तो सही उत्तर है चित्रावली नहीं है, बाकी पहुमचर्यु, पाहुदोहा और भविष्यत कहा ये तीनों रचनाएं हैं। व्याख्या देख लेते हैं। चित्रावली रचना अपभ्रंश भाषा की नहीं है, बल्कि यह 1613 ईस्वी में उस्मान नामक सूफी कवि द्वारा रचित अवधी भाषा में चौपाई दोहा छंद में प्रयुक्त प्रेमाख्यानक काव्य है। आगे देख लेते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी और देवनागरी लिपि को मान्यता दी गई? तो सही उत्तर है 343 के अंतर्गत। निम्नलिखित में से मानक हिंदी का आदर्श एवं मानक क्षेत्र क्या है? तो सही उत्तर है ये मेरठ है। निम्नलिखित में से कौन अवधी भाषा का कवि नहीं है? तो नंददास जी अवधी भाषा के कवि नहीं, बाकी जायसी, उस्मान, कुतुबन ये सभी हैं। नंददास ये कृष्ण भक्ति धारा के कवि थे, तो इसलिए इनकी भाषा जो है ब्रज भाषा थी। डॉक्टर ग्रियर्सन ने किस भाषा को अंतर्वेदी नाम दिया है? तो सही उत्तर इन्होंने ब्रज भाषा को अंतर्वेदी भाषा का नाम दिया है। व्याख्या देख लेते हैं। ग्रियर्सन ने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया नाम से एक पुस्तक प्रकाशित किया, जिसमें भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण करते हुए भाषाई आधार पर भारत को 3 भागों में बांटा गया था। अगला प्रश्न है, हिंदी और उर्दू के बीच की सरल भाषा कहलाती है? तो ये सरल भाषा हिंदुस्तानी कहलाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। दक्षिणी राजस्थानी की प्रतिनिधि बोली कौन सी है? तो इसकी बोली है मालवी। व्याख्या दिया हुआ है, जरूरत पड़े तो आप इसको देख भी सकते हैं और कुछ प्रश्नों की व्याख्या मैं कर दूंगा यहाँ पे। निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? तो बघेली नहीं है, ये पूर्वी हिंदी की है। बाकी खड़ी बोली कन्नौजी ब्रजभाषा है। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी तीनों बोलियां आ जाती हैं। अपभ्रंश ब्रजभाषा के योग से कौन सी भाषा बनती है? तो अपभ्रंश और ब्रज भाषा के योग से पिंगल भाषा बनती है। यहाँ पे ब्रज भाषा की जगह पर राजस्थानी आ जाएगा तो ये डिंगल हो जाएगी। निम्न में से कौन सा हाड़ौती बोली का क्षेत्र नहीं है पूछा गया है? तो धौलपुर नहीं है, बाकी कोटा, बूंदी और झालावाड़ तीनों हैं। कौरवी का संबंध किस उपभाषा से है? तो सही उत्तर है कौरवी पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है। व्याख्या देख लेते हैं इसका। कौरवी यानी कि खड़ी बोली का संबंध पश्चिमी हिंदी से है। कुरु जनपद की बोली होने के कारण राहुल सांकृत्यायन ने इसे कौरवी नाम दिया। खड़ी बोली या करवी का उद्भव सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। इसका क्षेत्र देहरादून का मैदानी भाग, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, दिल्ली नगर के कुछ भाग, बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद आदि आते हैं। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत अन्य बोलियां हैं ब्रजभाषा, कन्नौजी, हरियाणवी, बुंदेली। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आ जाती हैं। राजस्थानी के अंतर्गत पश्चिमी राजस्थानी जैसे मारवाड़ी, उत्तरी राजस्थानी मेवाती और पूर्वी राजस्थानी जयपुरी या ढूंढाड़ी, दक्षिणी राजस्थानी मालवी। बिहारी हिंदी के अंतर्गत भोजपुरी, मगही और मैथिली आती हैं। देवनागरी लिपि का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ है? तो सही उत्तर है कुटिल लिपि से हुआ है। उच्छिष्ट शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये ऑप्शन सही है, उत और शिष्ट। निम्नलिखित में व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, तो सही उत्तर पुरस्कार यह नहीं है। बाकी वांग्मय, सृष्टि, श्रृंखल ये तीनों व्यंजन संधि के उदाहरण हैं। निम्नलिखित में कौन सा पद बहुव्रीहि समास का उदाहरण है? तो मुरारी ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण, जहाँ पे दोनों पद प्रधान न होकर कोई तीसरा पद प्रधान होता है वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। कौन सा शब्द अभि उपसर्ग से निर्मित नहीं है? तो अभिन्नता ये निर्मित नहीं है, बाकी अभिशाप, अभिमान, अभिभाषण ये तीनों शब्द अभि उपसर्ग से बने हुए हैं। निम्नलिखित शब्दों में प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है? 4 विकल्प दिए गए। किताब में प्रत्यय नहीं है, बाकी सैंधव, यादव, दैत्य सभी में प्रत्यय लगा हुआ है। निम्न में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। जो 4 विकल्प दिए गए हैं, तो संयुक्त और में ये और आ रहा है, तो ये सी विकल्प जो है संयुक्त वाक्य होगा। वर्तनी के दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो संन्यास ये शब्द सही है, बाकी ये सभी तीनों गलत हैं।
शुद्ध रूप यहाँ आप देख लीजिए, इन सबके दिए हुए हैं जो विकल्प दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो यहाँ ये विकल्प दिया हुआ है, पूजनीय लिखा हुआ, ये गलत है, बाकी तीनों विकल्प सही हैं। बाकी व्याख्या में आप इसके सही रूप से आप देख सकते हैं, दिया हुआ है, पूजनीय को पूजनीय बोला जाता है, ये कैसे लिखा जाता है। व्यवहारिक है तो ये सही रूप होगा व्यावहारिक। मिष्टान्न लिखा हो तो इसका सही रूप में होगा मिष्टान्न, मिष्ठान का मिष्टान्न। निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो यहाँ पर देखिए लघुत्तर लिखा हुआ है, शुद्ध रूप है। बाकी अन्य शब्दों के शुद्ध रूप यहाँ दे दिए गए हैं, इसको आप देख लीजिए। अगला प्रश्न है, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम उक्ति किस आचार्य की है? तो पंडित जगन्नाथ जी की उक्ति है। अन्य और उक्तियां देख लेते हैं। वाक्यम रसात्मक काव्यम है, विश्वनाथ की पंक्ति है। तददोषो शब्दार्थो संगुणावलंकृति पुनः क्वाप, ये मम्मट की पंक्ति है। शब्दार्थो सहितो काव्यम, यह भामा की पंक्ति है। आचार्य दंडी के काव्य हेतु किससे माना है? इन्होंने प्रतिभा, शास्त्रीयान और अभ्यास को माना है। कौन से आचार्य ने चतुर्वर्ग की प्राप्ति को काव्य का प्रयोजन माना है? तो भामा ने माना है। जिस काव्य में केवल किसी एक घटना या अनुभूति का सरस वर्णन होता है वह कहलाता है, वह खंड काव्य कहलाता है। भारतीय काव्य शास्त्र का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? तो इसका प्राचीनतम ग्रंथ नाट्यशास्त्र को माना जाता है। इसके जो प्रवर्तक हैं भरत मुनि को माना जाता है, और इसे पंचम वेद की भी संज्ञा दिया जाता है। नाट्यशास्त्र में 36 अध्याय, लगभग 5000 श्लोक हैं। आचार्य भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में 10 गुण, 10 दोष और 4 अलंकार, यमक, रूपक, उपमा और दीपक की मीमांसा की है। बाकी अन्य रचनाएं आप देख लें। काव्य अलंकार भामा की है, ध्वन्यालोक आनंदवर्धन की, काव्यादर्श दंडी जी की है। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विशेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं। वह एक श्रेयमयी प्रेम रचनात्मक ज्ञानधारा। यह कथन किसका है? तो जयशंकर प्रसाद का है। महादेवी वर्मा की कथन पंक्ति देख लेते हैं। कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है और वह चित्र इतना ठीक है कि उससे वैसा ही भावनाएं किसी दूसरे के हृदय में आविर्भूत होती हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथन देख लें। कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भावभूत पर ले जाती है, जहाँ जगत की नाना गतियों के मार्मिक स्वरूप का साक्षात्कार और शुद्ध अनुभूतियों का संचार होता है। डॉक्टर नगेंद्र ने क्या कहा है? रसात्मक शब्दार्थ ही काव्य हैं और उसकी छंदोमयी विशिष्ट विधा आधुनिक अर्थ में कविता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकार प्रचक्षते, उक्ति कथन किसका है? तो यह कथन दंडी का है। अन्य विद्वानों के कथन देख लेते हैं। भामह का है कथन, वक्रोक्ति पद का प्रथम प्रयोग करने वाले आचार्य माने गए हैं। मम्मट निर्वेद स्थायी भावस्ति शांतो अपि नवमो रस की परिकल्पना किया इन्होंने। वामन सादृश्य लक्षणा वक्रोक्ति कथन का। ध्वन्यालोक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता आनंदवर्धन है। इन्होंने ध्वन संप्रदाय का प्रवर्तन किया है। रस गंगाधर ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो पंडित राज जगन्नाथ ये रचयिता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा वक्रोक्ति का भेद नहीं है? तो शब्द वक्रता इसका भेद नहीं है। किस आचार्य ने शब्दालंकारों को अधम काव्य, अर्थालंकारों को मध्यम काव्य तथा गुणीभूत व्यंग और ध्वनि को क्रमशः उत्तम और उत्तमोत्तम कहा है? तो ऐसा मम्मट ने कहा है। व्याख्या आप देख लीजिएगा पॉज करके। निम्नलिखित में से डॉक्टर नगेंद्र का कथन कौन सा है? तो यह इनका कथन है रस सिद्धांत, ग्रंथ है रस सिद्धांत। रस मीमांसा रामचंद्र शुक्ल जी का है। रसक रंजन यह आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का ग्रंथ है। और साहित्य दर्पण ये आचार्य विश्वनाथ का ग्रंथ है। ध्वनि के त्रिविध प्रकार निम्न में से कौन से हैं? तो वस्तु, अलंकार और रस। अभिनव गुप्त का रस निष्पत्ति विषयक मत कहलाता है, तो यह अभिव्यक्तिवाद कहलाता है। आश्रय की वे सूक्ष्म मानसिक क्रियाएं जो स्वयं उत्पन्न होती हैं, चाहने पर भी रोकी नहीं जा सकती, कहलाती हैं, वे सात्विक अनुभव कहलाती हैं। इनकी संख्या 8 मानी गई। स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, विपथु, वैवर्ण, अश्रु और प्रलय। भावकत्व साधारणीकरण की उक्ति परिभाषा किसकी है? तो यह भट्टनायक की है। भावकत्व साधारणीकरण की परिभाषा भट्टनायक की है। साधारणीकरण की अवधारणा सर्वप्रथम उन्होंने ही प्रस्तुत की। भट्टनायक ने काव्य की 3 क्रियाओं का व्यापार माना है। अभिधा काव्यार्थ की प्रतीति कराती है, भावकत्व साधारणीकरण का होता है, भोजकत्व रस का भोग। चित्र तुरंग न्यास की अवधारणा का उपयोग किस आचार्य ने रस निष्पत्ति की व्याख्या में किया है? तो शंकुक ने किया है। भट्टनायक ने रस को सर्वप्रथम ब्रह्मानंद सहोदर कहा है।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार साधारणीकरण किसका होता है? तो साधारणीकरण के अनुसार आलंबनत्व धर्म का होता है। यहाँ व्याख्या देख लेते हैं। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार अगर देखें तो कवि की अनुभूति का साधारणीकरण होता है, जबकि श्याम सुंदर दास के अनुसार देखें तो सहृदय के चित्र का साधारणीकरण होता है। वहीं भट्ट नायक के अनुसार देखें तो विवाहवादि का साधारणीकरण होता है। हिमाद्र तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्जला स्वतंत्रता पुकारती उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? इसमें वीर रस है। आश्रय की चेष्टाएं जिनमें हृदयगत भावों की सूचना प्राप्त हो क्या कहलाती हैं? तो वो अनुभाव कहलाती हैं। तू दयाल दीन हो, तू दानी हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पात्र की तू पाप पुंजहारी। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इसमें भक्ति रस है। सौंदर्य अलंकार उक्ति किस आचार्य की है? तो यह वामन की उक्ति है। अन्य और उक्तियों के बारे में देख लेते हैं। न कांता मपि निर्मोषम विभाति वनिता ननम, यह आचार्य भामा की पंक्ति है। अंगाश्रितास्तु अलंकारा मंत्वा कट्टकादिवृत्त, आचार्य मम्मट का कथन है। अलंकार सर्वस्व, यह आचार्य रूप्यक के है। रूप्यक किस ग्रंथ के रचयिता हैं? तो अलंकार सर्वस्व के हैं। निम्नलिखित में से उपमा अलंकार किस पंक्ति में है? तो 4 पंक्तियां दी गई हैं। तो डी विकल्प से हंसने लगे सब हरि आहा पूर्णेन्दु सामुख खिल गया, तो यहाँ पे सा आ रहा है, तो ये उपमा अलंकार हो जाए, जहाँ पे उपमेय और उपमान में समानता दिखाया जाए। असवन जल सींच सींच प्रेम में बेली बोई, अब तो बेली फैल गई आनंद फल होई। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इसमें रूपक अलंकार है। जहाँ प्रशंसा के बहाने निंदा की जाए अथवा निंदा के बहाने प्रशंसा की जाए, वहां कौन सा अलंकार होता है? वहां ब्याज स्तुति अलंकार होता है। व्याख्या आप देख लीजिएगा। किस अलंकार में वाच्यार्थ गौण और व्यंग्यार्थ प्रदान होता है? तो ये अन्योक्ति अलंकार में होता है। नी की पै फीके लगे बिन अवसर की बात, जैसे बनरत युद्ध में नए सिंगार सुहात। उक्त पंक्तियों में उपयुक्त अलंकार कौन सा है? तो यहाँ पे उदाहरण अलंकार है। निम्न में से विभावना अलंकार किस पंक्ति में है? तो ये देखिए वी विकल्प में है। मुनि तापस जिनते दुख लहई, ते नरेश बिनु पावक दहई, इसमें विभावना अलंकार है। व्याख्या देख लीजिए। मुनि तापस जिन ते दुख लहई में नरेश बिनु पावक दही, इस पंक्ति में विभावना अलंकार है। जहाँ कारण के न होने पर भी कार्य का होना पाया जाए, वहाँ विभावना अलंकार होता है। इस पंक्ति में यह बताया गया है कि जिसने मुनि और तपस्वी दुख पाते हैं, वे राजा बिना अग्नि के अपने दुष्ट कर्मों से ही जलकर भस्म हो जाते हैं। अर्थात जहाँ कारण नहीं फिर भी कार्य हो रहा हो, अतः यहाँ विभावना अलंकार है। कंकन किंकन नूपुर धुन सुनि कहत लसन सन राम हृदय गुनि, उक्त पंक्तियों में प्रयुक्त छंद का नाम है। तो इसमें चौपाई छंद का प्रयोग है। 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। सममात्रिक छंद होता है। बाकी व्याख्या आप देख लीजिएगा। किस छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं और 11 और 13 मात्राओं की यति होती है? तो ये रोला में होता है। या लटकी अरुकामरिया पर राज तिहु पुर को तज डारो, आठों सिद्ध नौ निधि को सुख नंद की गाय चराई विसारो। इस पंक्ति में कौन सा छंद है? तो ये सवैया है रसखान जी का। 31 या इससे अधिक वर्णों के चरण वाला छंद कहलाता है, तो वह कवित्त कहलाता है। 31 व्याख्या देख लें इसकी। 31 या इससे अधिक वर्णों के चरण वाला छंद कवित्त कहलाता है। मंदा कांता के प्रत्येक चरण में कुल 17 वर्ण होते हैं, 4, 6, 7 पर्याय देकर बनते हैं। इसमें मगर, भगण, नगण, तगण और 2 गुरु का क्रम होता है। कालिदास के मेघदूत में इसी छंद का प्रयोग है। अगला प्रश्न है, इन तन का दीवा करो बाती मेलो जीव, लोही सींचो तेल जो तब मुख देखो पीऊ। प्रस्तुत उदाहरण किस छंद का है? सही उत्तर है ये दोहा छंद का है। चिर जीवो जोरे जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए वृषभानु जा ये हलधर के वीर। इन पंक्तियों में व्यंजना का कौन सा भेद मिलता है? तो इसमें शाब्दी व्यंजना का भेद मिलता है। कविता और छंद में घनिष्ठ संबंध है। कविता प्राणों का संगीत है, छंद हृदय कंपन। कविता का स्वभाव ही छंद में लयमान होता है। उक्त कथन किसका है? तो यह कथन सुमित्रानंदन पंत जी का है। नगेंद्र का देख लेते हैं कथन। आत्मा व्यक्ति ही वह मूल तत्व है जिसके कारण कोई व्यक्ति साहित्यकार और उसकी कृत साहित्य बन जाती है। महादेवी वर्मा का कथन देखते हैं। कविता शुष्क सत्य को आनंद में
स्पंदित कर देती है, क्योंकि अनुभूति स्वयं मधुर है। छंद शास्त्र के ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो ये पिंगल को माना जाता है। व्याख्या आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है। भारतीय काव्य शास्त्र में अनुकरण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है, तो यह नाट्य शास्त्र में अनुकरण शब्द का सबसे प्रथम प्रयोग मिलता है। गुरु शिष्य परंपरा का सही अनुक्रम छांटिए, तो प्लेटो सबसे पहले है, अरस्तु, उसके बाद सिकंदर। निम्न में से कौन सी प्लेटो की रचना नहीं है? तो पेरीपोइटिकेस नहीं है, बाकी इयोन, पोलितेइया और रिपब्लिक है। और ये जो रचना है ये अरस्तु की रचना है, पेरीपोइटिकेस। अरस्तु का काव्यालोचन ग्रंथ कौन सा है? तो पेरीपोइटिकेस ये इनका काव्यालोचन ग्रंथ है। ट्रेजेडी का लेखक हमारे विवेक को नष्ट कर हमारी वासनाओं को जागृत करता है, उनका पोषण करता है, अतः काव्य का सत्य वास्तविक सत्य नहीं होता। यह कथन किसका है? तो यह प्लेटो का कथन है। अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत में अनुकरण का आशय है, अनुकरण का आशय पुनः सृजन से है। काव्य को प्रकृति की अनुकृति किसने माना है? तो अरस्तु ने माना है। चित्रकार अथवा किसी अन्य कलाकार की ही तरह कवि भी अनुकरता है, कथन किसका है? तो यह कथन अरस्तु का है। व्याख्या आप देख सकते हैं। निम्नलिखित दार्शनिकों में विचारों में कौन सा विचार असंगत है? तो प्लेटो का विचार है, बौद्धिक आनंद के विचारों को स्वीकार किया है, ऐन्द्रिक को नहीं, यह सही है। अरस्तु का विचार है, प्राकृतिक पदार्थ परमात्मा द्वारा उद्भूत है, यह भी सही है। क्रोचे का कथन है, कविता सौंदर्य के माध्यम से तात्कालिक आनंदोद्रेक के लिए भावों को उद्वेलित करती है, ये गलत है। लॉन्जाइनस का कथन है, साहित्य का संबंध तर्क नहीं कल्पना द्वारा पाठक को अभिभूत करता है, ये सही है। अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत में किसकी उपेक्षा मिलती है? तो कवि की अंतस चेतना की उपेक्षा मिलती है। आइए रिचर्ड्स की पुस्तक प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म में अर्थ का कौन सा प्रकार नहीं है? तो कला का नहीं, बाकी वाच्यार्थ, अभिप्राय, भाव तीनों हैं। टी.एस. इलियट ने अवैक्तिक काव्य सिद्धांत का प्रतिपादन अपने कौन से निबंध में किया है? तो सही उत्तर है ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट में, ये विकल्प सही है। टी.एस. इलियट ने काव्य में कवि के व्यक्तित्व के स्थान पर स्थापित किया है, तो इन्होंने परंपरा और इतिहास बोध को स्थापित किया है। वर्ड्सवर्थ ने काव्य का प्रतिपाद्य माना है, किसे माना है? जनसाधारण का जीवन और प्रकृति को माना है। कल्पना मानव मस्तिष्क की बिंब विधायनी शक्ति, यह कथन किसका है? तो यह कथन कॉलरिज का है। अन्य कुछ और कथन है, कला निर्माण में प्रतिभा को मूल कारण माना है, यह क्रोचे का कथन है। काव्य श्रेष्ठ मनोरंजन है, यह टी.एस. इलियट का है। कविता प्रबल भावों का सहज उच्छलन है, वर्ड्सवर्थ का है। क्रोचे के अभिव्यंजना के 4 स्तंभों में कौन सा स्तर असंगत है? तो विचार नहीं, बाकी अंतर संस्कार, अनुसंगिक आनंद, अभिव्यंजना, ये सभी हैं। देख लेते हैं पूरे। अभिव्यंजना भी है, अंतर संस्कार भी है, अनुषांगिक आनंद भी है और विचार स्तर असंगत है इसमें। आगे देखते हैं। लोन्जाइनस के अनुसार इनमें से कौन सा शैलीगत दोष है? विपर्य इनके अनुसार शैलीगत दोष माना गया है। मार्क्सवादी चिंतन की परंपरा में कौन सा समीक्षक नहीं है? तो लॉरेंस नहीं है, बाकी लेनिन, कार्डवेल और गोर्गी सभी हैं। संरचनावाद का जनक माना जाता है, तो सस्यूर को संरचनावाद का जनक माना जाता है। व्याख्या आप देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी आलोचक है? तो 4 विकल्प दिए गए हैं। रामविलास शर्मा को मार्क्सवादी आलोचक माना जाता है। शैली वैज्ञानिक आलोचना पद्धति कथ्य के बजाय किस पर बल देती है? या रूप या शिल्प पर यह बल देती है। देरिदा लेखन को किसका स्रोत मानते हैं? तो ये तमाम सांस्कृतिक कर्म का स्रोत मानते हैं। निम्न में से कौन उत्तर आधुनिकतावादी चिंतक नहीं है? F.R. लिविस नहीं है, बाकी फ्रांसुआ लेउतोर, फ्रेडरिक जेम्सन और ब्रॉड्रिया, ये तीनों हैं। उत्तर आधुनिकता की संकल्पना हिंदी की किस कहानी में मिलती है? तो उदय प्रकाश की कहानी वारेन हेस्टिंग का साण में कहानी में उत्तर आधुनिकता की संकल्पना मिलती है। पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक रचना मानने वाले विद्वान कौन से हैं? तो यहाँ पे मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। प्रमाणिक किसने माना है, अप्रमाणिक किसने माना है, अर्ध प्रमाणिक किसने माना, देख लीजिए। प्रमाणिक में श्याम सुंदर दास मिश्र बंधु कर्नल टाड है। अप्रमाणिक में रामचंद्र
शुक्ल, देवी प्रसाद, कविराज, श्यामल दास और मुरारी दिन है। अर्थ प्रमाणिक में जिन विजय, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी और डॉक्टर दशरथ ओझा हैं। मानव कला, शशिभान कला, 1600 बिन्नी। इस पंक्ति में रस कौन सा है? तो इसमें श्रृंगार रस है। पृथ्वीराज रासों में कितने समय है? तो यहाँ पे 69 समय है। कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने वाणी का डिक्टेटर कहा। श्याम सुंदर दास ने इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा। रामचंद्र शुक्ल ने सदुक्कड़ी भाषा कहा। कबीर का हठयोग किस साहित्य से प्रभावित है? तो सिद्ध एवं नाथों के साहित्य से प्रभावित माना जाता है। विरह भुवंगम तन बस, मंत्र न लागे कोई, राम वियोग ना जीवे, जीवे तो बौरा होई। कबीर के इस पद में कौन सा अलंकार है? इसमें रूपक अलंकार है। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घटी घटी राम हैं, दुनिया देखे नाई। प्रस्तुत पद में है तो इसमें अद्वैत की बात की गई है। मीराबाई की उपासना किस भाव की थी? तो इनकी उपासना माधुर्य भाव की थी। इनकी अन्य रचनाएं भी हैं, गीत गोविंद कटिका, नरसिंह जी का मायरा और राग गोविंद, मलाल राग, सत्यभामा नुरुषणम, मीरा की गरबी, रुक्मणी मंगल, मीरा जी की स्फुट पद आदि। जहाँ बैठावे तित ही बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं। इस पंक्ति में मीरा का व्यक्त हुआ है, कौन सा भाव व्यक्त हुआ है? इसमें समर्पण भाव व्यक्त हुआ है। मैं तो गिरधर के घर जाऊं, गिरधर म्यारो साचो प्रीतम, देखत रूप लुभाऊं। इस पद में कौन सा काव्य गुण है? यहाँ पे माधुर्य गुण है। भ्रमण गीत प्रसंग का प्रतिपाद्य है, तो यह सगुण भक्ति की महिमा का निर्गुण का खंडन इसमें किया गया है। भ्रमण गीत सूरदास के भीतर का एक सार तत्व है। यह कथन किसका है? तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। सुफलक सुद का अर्थ है अक्रूर जी है। काहे को गोपीनाथ कहावत, इस पंक्ति में व्यक्त भाव कैसा है? इसमें उपालंब भाव है। हंस जो रहा शरीर मह, पांख जरा का भाग। पंक्ति में हंस का अर्थ जीव से है। निम्नलिखित कवियों एवं उनके समक्ष अंकित पंक्तियों से कौन सा युग्म असंगत है? जैसी का पंक्ति है, चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा, ये सही है। भजमन चरण कवल अविनाशी, ये सूरदास की पंक्ति नहीं है, गलत है, बल्कि ये मीराबाई की है। कबीर की पंक्ति अखड़ियाँ झाई पड़ी, पंख निहारी निहारी, ये सही है। बिहारी जी की पंक्ति अजो तरवना ही रहो, श्रुति सेवक एक अंग, ये भी सही है। प्यू वियोग अस बाउर जीव, पंक्ति में बाउर शब्द का अर्थ है तो पगली से है। जो पै चिराई राम की, करतो न लजातो, पंक्ति में चिराई शब्द का अर्थ है ये सेवा से है। भक्ति रस का पूर्ण परिपाक जैसा विनय पत्रिका में देखा जाता है, वैसा अन्यत्र नहीं है। कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो बैरवे रामायण भी है, दोहावली भी है, वैराग संदीप ने, चित्रावली इनकी रचना नहीं बल्कि यह उस्मान की रचना है। निम्नलिखित में से कौन रीति सिद्ध काव्य धारा का कवि है? तो बिहारी को रीति सिद्ध काव्य धारा का कवि माना जाता है। नीकी दई अनाकनी फीकी परी गुहारी, तजो मनो तारन विरदु बारक बारन तारी। बिहारी के दोहे में व्यक्त भाव है, तो इस दोहे में भक्ति की भाव व्यक्त किया गया है। तो पर वारो उर्वशी सुनि राधिके सुजान, तू मोहन की उर्वशी है उर्वशी समान। प्रस्तुत दोहे में अलंकार कौन सा है? तो इसमें यमक अलंकार है। लोग हैं लगी कवित्व बनावत, मोहि तो मेरे कवित्व बनावत, यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति घनानंद जी की है। बोधा की पंक्ति देख लीजिए अन्य और लोगों की। अति खीन मृणाल के तारों, ते नहीं ऊपर पाँव दे आवनो, यह प्रेम कुपंथ कराल महा, तलवार की धार पर दावनो है। ठाकुर जी की पंक्ति है, सीख लीनो मीन मृग खंजल कमल नयन, सीख लीनो जस और प्रताप को कहानो है। द्विजदेव की पंक्ति है, तू जो कही सखी लोनो स्वरूप, सो मोखियान को लोनी गई लगी। वह मुस्क्यानी वह मृदु बतरानी, वह लड़कीली बानी आनी उर्मे अरती हैं। इन पंक्तियों में वियोग की कौन सी दशा है? तो इसमें स्मृति दशा का वर्णन है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना घनानंद की नहीं है?
तो इश्कलता भी है, वियोग बेल भी है, सुजान हित भी है, रस विलास इनकी रचना नहीं है, यह देव की रचना है। चंचल किशोर सुंदरता की मैं करती रहती रखवाली, मैं वह हल्की सी मसलन हूँ जो बनती कानों की लाली। उपयुक्त काव्यांश में किसका वर्णन किया गया है? इसमें लज्जा का वर्णन किया गया है। ओ जीवन की मरुमरीचिका, कायरता के अलस विषाद, काव्यांश में किस भाव का उद्बोधन हुआ है? तो इसमें चिंता का उद्बोधन हुआ है। उज्जवल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, जिससे अनंत अभिलाषा के सपने सब जगते रहते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां कामायनी के किस सर्ग से हैं? तो यह लज्जा सर्ग से है। कामायनी में श्रद्धा सर्ग क्रमानुसार किस क्रम पर है? तो ये तृतीय में, चिंता आशा श्रद्धा ये तीसरे में आते हैं। बाकी क्रम यहाँ 15 दिए गए, देख लीजिए। कामायनी का प्रकाशन कब हुआ था? ये 1935 ईस्वी में हुई इसका प्रकाशन हुआ था। जयशंकर प्रसाद की यह कृति है। वह एक और मनुरहा राम का, जो न थका जो नहीं जानता दैन नहीं जानता विनय। काव्यांश में राम की किस विशेषता की ओर संकेत किया गया है? तुम्हें दृढ़ निश्चय की ओर संकेत किया गया है। यह पंक्ति जो राम की शक्ति पूजा से लिया गया, इसकी रचना काल है 1936 ईस्वी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की यह लंबी कविता है। राम की शक्ति पूजा कविता की प्रारंभिक पंक्ति है, रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा अमर। इनकी अन्य रचनाएं देख लीजिए। परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अड़िमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत गुंज, संध, काकली। धिक जीवन को पाता ही आया विरोध, राम का यह कथन किसके जीवन की त्रासदी है? तो इसमें निराला के जीवन की त्रासदी है। राम की शक्ति पूजा से लिया गया। गोदान का गोबर किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? तो यह रूढ़ विरोधी नई पीढ़ी के किसान युवक का प्रतिनिधित्व करता है। गोदान का कौन सा पात्र प्रेमचंद के प्रगतिशील विचारों का वाहक माना जाता है? तो प्रोफेसर मेहता को उनके प्रगतिशील विचारों का वाहक माना जाता है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा विरचित निम्नांकित कृतियां निम्न में से कौन सी कृति उपन्यास विधा से संबद्ध नहीं है? एक सेकंड, कुछ प्रश्न अधूरा सा लग रहा है। सही है, इसमें पूछा गया है इनकी कौन सी रचना उपन्यास विधा की नहीं है? तो कुटज इनकी उपन्यास विधा का नहीं है, बल्कि ये निबंध है। बाकी जो भी रचनाएं हैं सब उपन्यास हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? जो विशाल भारत में प्रकाशित हुई थी। स्त्री की सफलता पुरुष को बांधने में है, किंतु सार्थकता पुरुष की मुक्ति में। बाण भट्ट की आत्मकथा में यह कथन किसका है? तो यह महामाया भैरवी का कथन है। बाण भट्ट की आत्मकथा है एक, क्या है ये? जीवन मूल्यों पर आधारित उदात्त प्रेम की कथा है। आधे अधूरे नाटक के मूल कथानक में क्या है? इसके मूल कथानक में पारिवारिक विघटन, दाम्पत्य संबंधों में कटुता व रिक्तता की बात है। कुछ ब्लर आया हुआ है यहाँ पे, आप सुन लीजिएगा। आधे अधूरे नाटक में पुरुष एक कौन है? तो मैं महेंद्र नाथ हैं। निम्नलिखित में से मोहन राकेश का नाटक नहीं है, तो अंधा युग इनका नहीं है। बाकी आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजन, आधे अधूरे सभी इनका। अंधा युग धर्मवीर भारती की रचना है। शुक्ल जी के अनुसार दुख के वर्ग में जो स्थान भय का है, वही स्थान आनंद वर्ग में है। किसका है? उत्साह का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार श्रद्धा के प्रकार हैं प्रतिभाशील और साधना। निम्नलिखित में से किस कहानी का पात्र सुमेलित नहीं है? उसने कहा था लहना सिंह है, सही है। कफन में बुधिया है, सही है। रोज में मालती है, यह भी सही है। परिंदे में महेश्वर, नहीं, ये गलत है। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती हैं। सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं। समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। उपयुक्त गद्यांश किस कहानी से उद्धृत है? यह गद्यांश है उसने कहा से। अज्ञेय की रोज कहानी किस अन्य नाम से जानी जाती है? तो सही उत्तर है गैग्रीन नाम से जानी जाती है। अगर दोनों साधु होते तो उन्हें संतोष और धैर्य के लिए संयम और नियम की बिल्कुल जरूरत न होती। यह तो उनकी प्रकृति थी, विचित्र जीवन था उनका। उपयुक्त कथन किस कहानी से उद्धृत है? तो यह कफन कहानी से उद्धृत है। परिंदे कहानी से नई कहानी की शुरुआत मानने वाले समीक्षक कौन है? तो ये नामवर सिंह है। दूर से दबी दबी सी सुनाई देने वाली गड़गड़ाहट पास जाने पर कर्णभेदी घोष में बदल गई। यहाँ का तांडव देखते ही बनता है। चट्टानों पर मानो हजारों मूसल बरस रहे हैं। उपयुक्त पंक्तियां किस कृत से उद्धृत हैं? तो यह सौंदर्य की नदी नर्मदा से।
सौंदर्य की नदी नर्मदा यात्रा वृत्तांत का अंतिम पड़ाव है कोलियाद में भरूच। विक्रम की 7वीं शताब्दी से 11वीं तक अपभ्रंश की प्रधानता रही और फिर वह पुरानी हिंदी में परिणत हो गई। यह कथन किस विद्वान का है? यह चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का है। स्थापना है देवनागरी लिपि में जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। तर्क है क्योंकि इसमें प्रत्येक उच्चारित वर्ण ध्वनि के लिए निश्चित लिपि चिन्ह है और कोई भी वर्ण अनुच्चरित नहीं होता। यहाँ पे दोनों कथन मतलब स्थापना और तर्क दोनों सही है। इनमें से कौन सा संधि शब्द सही है? तो ग्रीष्म ऋतु ये सही है। किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है? तो रात दिन में भी है, हानि लाभ में भी है, माता पिता में, परम पिता में नहीं है। व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द कौन सा है? तो कैकेयी डी विकल्प ये सही है। मम्मट ने इनमें से किस तत्व को काव्य का प्रयोजन नहीं माना? तो मित्र सम्मति उपदेश को इसका प्रयोजन नहीं माना, बाकी अमंगल का नाश, यश प्राप्ति, व्यवहारिक ज्ञान की प्राप्ति तीनों को माना है। इनमें से ध्वनि सिद्धांत से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो ए विकल्प सही नहीं है। ध्वनि के दो भेद होते हैं, लक्षणामूलक और व्यंजनामूलक। ये सही नहीं है, गलत है। बाकी लक्षणामूलक को अविवक्षित वाच्य ध्वनि भी कहते हैं, यह सही है। लक्षणामूलक ध्वनि के दो भेद माने गए हैं। अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि भी लक्षणामूलक का ही एक भेद है, यह सही है। व्याख्या इसका देख लेते हैं। ध्वनि के दो भेद होते हैं, लक्षणामूला और व्यंजनामूला। कथन सही नहीं है, अन्य विकल्प सही हैं। बाकी व्याख्या देख लीजिए आप। आचार्य आनंद वर्धन ने ध्वनि के 3 भेद माना है। आचार्य मम्मट ने ध्वनि के 51 भेद माना है। विनय पत्रिका के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें पहला विकल्प सही, 270 पद बोल रहे हैं, ये गलत है, जबकि 279 पद हैं, बाकी सही है। इनमें से संत कबीर से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? वे निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे, सही है। सत्संग और नाम स्मरण पर भी बहुत बल देते थे, सही है। वे माया को ईश्वर भक्ति में बाधक मानते थे, यह भी सही है। विभिन्न तीर्थों के प्रति उनके मन में श्रद्धा थी, ये गलत है। नागमती वियोग खंड से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो जायसी के 12 मासा के रूप में नागमती के वियोग का मार्मिक चित्रण किया गया, यह सही है। यह वियोग प्रवास जन्म विरह के अंतर्गत आता है, यह भी सही है। यह वियोग चैत्र मास से प्रारंभ होता है, यह गलत है। इस खंड में पक्षियों के माध्यम से संदेश भेजने का उल्लेख भी जायसी ने किया है, यह सही है। बाकी व्याख्या आप देख सकते हैं। इसमें वियोग जो प्रारंभ है आषाढ़ मास से होता है। एक दिन सहसा सिंधु अपार लगा टकराने नगतल शुद्ध अकेला यह जीवन निरुपाय आज तक घूम रहा है विश्रब्ध। कामायनी में उद्धृत इन पंक्तियों के लिए कौन सा कथन सही है? तो ये डी विकल्प सही है। श्रद्धा सर्ग मनु को श्रद्धा का प्रत्युत्तर। आराधन का दृढ़ आराधन से 2 उत्तर। राम की शक्ति पूजा में यह कथन किसका है? तो यह कथन जाम्बवान जी का है। आधे अधूरे नाटक के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह एक मध्यम वर्गीय परिवार से संबंधित नाटक है, सही है। यह जीवन के बृहत्तर और महत्वपूर्ण आयाम से नहीं जुड़ पाता, यह भी सही है। इसमें पति का नाम महेंद्र और पत्नी का नाम सावित्री, यह भी सही है। परिवार में पति पत्नी के अलावा 2 लड़के और 1 लड़की है, ये कथन गलत है। तो ये 150 प्रश्न राजस्थान प्रवक्ता परीक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर 1 है। अगले वीडियो में पेपर 2 को लेकर हम प्रस्तुत होंगे।